नमस्कार। आज हम एक काफ़ी उलझे हुए जियोपॉलिटिकल मसले पर बात करने वाले हैं। ईरान और इज़राइल का टकराव। हमारे पास कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पर आधारित लेख हैं और कोशिश रहेगी कि इस पूरी कहानी को ज़रा गहराई से समझें कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आज कहाँ खड़े हैं और मतलब आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और शायद बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी हो कि ईरान और इज़राइल वो हमेशा से ऐसे दुश्मन नहीं थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, 1979 की जो ईरानी क्रांति हुई, उससे पहले तो मतलब कुछ सूत्रों के हिसाब से उनके बीच एक तरह का रणनीतिक सहयोग भी था। अच्छा, मतलब खुफिया स्तर पर भी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोसाद और ईरान की उस वक्त की एजेंसी सेवाक के बीच ट्रेनिंग और जानकारी साझा करने जैसे गुप्त कार्यक्रम भी थे। आज के माहौल में ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इसी पर आते हैं, ये रिश्ता इतना बिगड़ा कैसे? दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? मतलब 1979 से पहले क्या था और फिर उस क्रांति ने ऐसा क्या कर दिया? देखिए, 1979 से पहले जब ईरान में शाह का शासन था, जो कि पश्चिम के काफी करीब माने जाते थे, हाँ। उस वक्त इजराइल के साथ ईरान के मतलब पर्दे के पीछे एक तरह के कामकाजी संबंध है। सुरक्षा मामलों पर, खुफिया जानकारी पर एक तरह का लेन देन था। हम्म। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने वो सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में जो नया शासन आया, हाँ, उसकी तो बुनियाद ही बिल्कुल अलग थी। विचारधारा का टकराव, वो सामने आ गया। हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था बिल्कुल। ईरान के नए शासन ने इजराइल को सिर्फ एक दुश्मनी नहीं माना, बल्कि उसे एक नाजायज राष्ट्र, एक छोटा शैतान तक कह दिया। छोटा शैतान। हाँ, और ये कहा कि उसका वजूद ही मतलब फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जे की वजह से गलत है। तो जहां पहले शायद रणनीतिक हित देखे जाते थे, वहां अब एक कट्टर वैचारिक विरोध खड़ा हो गया। और यहीं से असल में दुश्मनी की जड़ें गहरी होती चली गईं। तो ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं था, मतलब इसी विचारधारा के आधार पर ईरान ने फिर हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को सपोर्ट करना शुरू किया इजराइल के खिलाफ। निश्चित रूप से ये इस संघर्ष का एक बहुत अहम पहलू बन गया। ईरान इन गुटों को, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो या गाजा में हमास, उन्हें हथियार देता है, पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है और इनके जरिए वो इजराइल पर लगातार दबाव बनाए रखता है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए ईरान वो अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। हाँ, ये परमाणु वाला एंगल तो मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बहुत ज्यादा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है और इजराइल को और पश्चिमी देशों को भी ये डर है कि ईरान कहीं परमाणु बम बनाने की क्षमता न हासिल कर ले। और इजराइल, जिसके पास खुद माना जाता है कि अनौपचारिक रूप से परमाणु हथियार हैं, उसका स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। ये चीज मतलब पूरे माहौल को और भी ज्यादा विस्फोटक बना देती है। और ये लड़ाई दशकों तक सीधी सीधे कम लड़ी गई और प्रॉक्सी के जरिए, मतलब छद्म युद्ध के जरिए ज्यादा लड़ी गई है। जमीन पर ये कैसा दिखता है? बिल्कुल, इसको शैडो वॉर या परछाई युद्ध भी कहते हैं। ईरान क्या करता है, वो लेबनान में हिजबुल्लाह को मजबूत करता है, गाजा में हमास को, सीरिया और इराक में अपने समर्थक लड़ाकों को। अच्छा। और जवाब में इजराइल क्या करता है, वो सीरिया में जहां ईरानी ठिकाने हैं या हथियारों के काफिले जा रहे होते हैं, उन पर नियमित रूप से हवाई हमले करता है, ताकि वो हथियार हिजबुल्लाह तक न पहुंचे। हाँ बिल्कुल, यही मकसद होता है। और ये सिलसिला तो मतलब सालों से चल रहा है। लेकिन हाल के सालों में, खासकर 2023-24 में, ऐसा लग रहा है कि ये पर्दे के पीछे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। ये एक बड़ा बदलाव है ना? हाँ, और ये बहुत ही खतरनाक बदलाव है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो इजराइल पर हमला किया, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ईरान पर सीधे हमले की योजना बनाने के आरोप तो शायद नहीं लगे, लेकिन सूत्रों में ये बात आई कि फंडिंग में या प्रेरणा देने में उसकी भूमिका हो सकती है। और इसके जवाब में फिर इजराइल ने गाजा में जो जबरदस्त सैन्य कार्रवाई शुरू की, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। और फिर वो अप्रैल 2024 वाली घटना, जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, वो तो ऐतिहासिक था। हाँ, वो अभूतपूर्व था बिल्कुल। दमिश्क में जो ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें उनके जनरल मारे गए थे और शक इजराइल पर था, हाँ। उसके बदले में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन सीधे इजरायली जमीन की तरफ छोड़े। हालांकि ज्यादातर को इजरायली और उसके सहयोगी देशों के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन इसने पहली बार इस प्रॉक्सी वॉर को एक सीधे टकराव में बदल दिया।
और इजराइल ने भी फिर इसका जवाब दिया ईरान के अंदर हमला करके। हाँ, हालांकि इजराइल का जो जवाबी हमला था वो काफी नपा-तुला, काफी सीमित रखा गया। शायद इसलिए कि बात पूरी तरह से हाथ से ना निकल जाए, एक फुल स्केल युद्ध ना छिड़ जाए। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दोनों पक्ष वो प्रॉक्सी के पीछे छिपने के बजाय अब सीधे एक दूसरे पर वार करने को तैयार हैं। और ये स्थिति मतलब बेहद चिंताजनक है। इस पूरे मामले में अमेरिका कहाँ खड़ा है? वो क्या भूमिका निभा रहा है? अमेरिका की भूमिका थोड़ी जटिल है। देखिए, इजराइल उसका बहुत करीबी सहयोगी है, ईरान एक पुराना प्रतिद्वंदी। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये संघर्ष बढ़कर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले ले। उससे तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा, मंदिका में अस्थिरता बढ़ेगी, उसके अपने सैनिक खतरे में आ सकते हैं। तो वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश है। इजराइल की सुरक्षा का भरोसा भी देना है, ईरानी हमलों को रोकने में मदद भी करनी है, लेकिन साथ ही दोनों पक्षों को थोड़ा संयम बरतने के लिए भी कहना है, जैसे कोई बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा हो। तो फिर आगे क्या रास्ते क्या दिखते हैं? क्या हम किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 संभावनाएं नजर आती हैं। एक सबसे बुरा सिनारियो कि ये चिंगारी भड़क जाए और पूरे मध्य पूर्व में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाए, खुदा ना करे। हाँ, दूसरा रास्ता जो थोड़ी उम्मीद जगाता है वो है कि पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी काम करे, तनाव कम हो, शायद कोई अस्थाई समझौता हो जाए। और तीसरा रास्ता जो शायद सबसे ज्यादा यथार्थवादी लगता है फिलहाल, वो ये है कि ये शैडो वॉर, ये गुप्त लड़ाई ये चलती रहे। मतलब साइबर हमले, ड्रोन हमले, प्रॉक्सी गुटों की झड़पें, हत्याएं, ये सब चलता रहे बिना किसी पूर्ण युद्ध के, लेकिन तनाव लगातार बना रहे। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे 1979 की क्रांति ने पूरा समीकरण बदल दिया, फिर विचारधारा, परमाणु महत्वाकांक्षा है और ये प्रॉक्सी युद्धों ने दशकों तक तनाव को बनाए रखा। हाँ, और हाल की घटनाओं ने ये दिखा दिया है कि ये दुश्मनी अब सीधे टकराव का रूप लेने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या? कि जब दो पक्षों के बीच वैचारिक मतभेद इतने गहरे हों और दोनों एक दूसरे पर सीधे हमले का अनुभव भी कर चुके हों, तो क्या डिप्लोमेसी और तनाव कम करने की बातें, क्या वो वाकई कोई स्थायी शांति ला सकती हैं? या फिर हम बस अगले बड़े टकराव से पहले एक थोड़ी देर के लिए एक अस्थायी शांति देख रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।